हेलो फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसमें चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ मैटर। ठीक है, अब मेजरमेंट ऑफ मैटर में तुम्हारे बुक्स में कुछ क्वेश्चन दिए गए, उनको क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या है? ठीक है, तो डाल्टन, उसका जवाब है डाल्टन proposed that matter is made up of teeny particles। डाल्टन क्या कहता है? टीनी मतलब अत्यंत सूक्ष्म कण। टीनी पार्टिकल्स मीन्स अत्यंत सूक्ष्म कण। तो मैटर कैसे बना हुआ है? टीनी पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, तो दिस टीनी पार्टिकल इज कॉल्ड एज एटम्स। ऐसा किसने कहा? डाल्टन ने। फिर दूसरी बात उन्होंने कहा कि एटम्स इज हार्ड सॉलिड बॉल। ये कैसा होता है? डाल्टन के कहने से एटम्स कैसा होता है? हार्ड होता है, सॉलिड और बॉल के जैसा होता है। एंड दिस एटम्स इज इनडिविजिबल, मतलब उसको बाद में एटम्स को डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा डाल्टन कहता है। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है हाउ आर द कंपाउंड्स फॉर्म। सेकंड क्वेश्चन, हाउ आर द कंपाउंड फॉर्म, यानी कंपाउंड किस प्रकार से बनते हैं, निकलते हैं। ठीक है, तो द कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कंपाउंड कैसे बनते हैं कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा कंपाउंड्स बनते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ साल्ट, स्लैग लाइन और वाटर एंड लाइम स्टोन। ठीक है, तो नेचर है, साल्ट का फार्मूला है NaCl, सोडियम क्लोराइड कहते हैं उसको, साल्ट। ठीक है, अपना जो नमक होता है ना उसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। उसके बाद में स्लैग लाइन का है CaOH2। ठीक है, लाइम का है CaCO3 और वाटर का है H2O। ठीक है, उसके बाद में इस प्रकार से जवाब है उनके। अब देखते हैं कि इसमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी केमिकल कॉम्बिनेशन कैसा होता है। ठीक है, द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस आर चेंजेस ड्यूरिंग द केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस आर चेंजेस ड्यूरिंग द केमिकल चेंज। ठीक है, और इसके ऊपर द फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट इज regard were performed by the scientists in the 18th and
18th एंड 19th सेंचुरी। और फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो होती है इसकी सब्सटेंस की, उसके ऊपर साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी किया कब 18th और 19th सेंचुरी में, ठीक है। व्हाइल डूइंग दिस दे मेजर एक्यूरेटली द सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड एंड फॉर्म, यानी जो केमिकल चेंज करते समय, केमिकल कॉम्बिनेशन करते समय उस सब्सटेंस को उन्होंने एक्यूरेटली उसका मोजमाप किया, ठीक है। कौन सा सब्सटेंस, जो सब्सटेंस यूज हो रहा है उसका भी, और जो फॉर्म हुआ, जो पदार्थ बना है उसका भी, ठीक है। इस पर थॉमसन रुदरफोर्ड स्टडी द मेटर structure of substances, atoms, and put forth the theory of law of chemical combination। इन्होंने रुदरफोर्ड, डाल्टन, ये साइंटिस्ट ने सब्सटेंस का स्ट्रक्चर, एटम्स का स्ट्रक्चर वगैरह की डिस्कवरी किया और लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस इन्होंने रख दिया, ठीक है। अब उसके बाद में, अब उसके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन साइंटिस्ट राइट द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। उन्होंने इस आधार पे कंपाउंड्स का फार्मूला भी बना लिया, और इस प्रकार से ऑन द बेसिस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का उपयोग करके उन्होंने कंपाउंड्स का फार्मूला बना लिया। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसको CO2 एक फार्मूला बन गया, ठीक है। पानी क्या है, उसका H2O बन गया। इस प्रकार से उन्होंने ये बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, और उसमें वो सक्सेस भी हो गए, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए, एक प्रैक्टिकल करना है अपने को, तो प्रैक्टिकल करने के लिए टेक अ कोनिकल फ्लास्क, एक कोनिकल फ्लास्क लीजिए, प्रैक्टिकल करने के लिए हमको कौन सी किसकी जरूरत पड़ेगी, कोनिकल फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब एंड बैलेंस, तराजू का, और केमिकल्स लगेंगे कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम एक प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। इस प्रैक्टिकल में टेक ए कोनिकल फ्लास्क एंड इन दिस कोनिकल फ्लास्क एड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सॉरी कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या कौन सा सॉल्यूशन किया हमने, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ठीक है। और उसके बाद में एंड एक टेस्ट ट्यूब लिए, ठीक है, एंड दिस टेस्ट ट्यूब हैव सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट Na2SO4। यहाँ पे सोल्यूशन है सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है। एंड दिस कोनिकल फ्लास्क आर सील्ड विद कॉर्ड, एयर टाइट कॉर्ड। इसको कॉर्ड के द्वारा एयर टाइट कर दिए, ठीक है, लाइक दिस। एंड वेट द सॉल्यूशन बाय बैलेंस में तराजू में इसका वजन किए तो लगभग मान के चलो 300.23 ग्राम आया, ठीक है। देन दिस कोनिकल, और उसके बाद में इसको टेस्ट ट्यूब को एक थ्रेड भी बांधना है, ठीक है, एक थ्रेड भी बांधना है, ठीक है। देन आफ्टर दैट, आफ्टर समटाइम्स दिस कोनिकल फ्लास्क आर टिल्ड, उस कोनिकल फ्लास्क को टेढ़ा करते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ H2 दैट इज सोडियम सल्फेट इज पाउडर्ड इन द कोनिकल फ्लास्क। उसके बाद में इसको थोड़ा तिरछा कर देंगे तो उसमें जो सॉल्यूशन बनेगा, तुम्हारे बुक्स में इसकी डायग्राम दी हुई है, ये जो
खाली यहाँ पे टेस्ट कैसे रहेगी, खाली हो जाएगी, ठीक है, एम्प्टी हो जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पर जो सॉल्यूशन है दूसरा पूरा, तो वो सॉल्यूशन बनेगा कैल्शियम सल्फेट, प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 PPT इन NaCl सॉल्यूशन। NaCl सॉल्यूशन में कैल्शियम सल्फेट की PPT बन जाएगी, प्रेसिपिटेशन बन जाएगा। फिर इसका वेट करूंगे तो आपको जो वेट है मान के चलो 300.23 ग्राम, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि हमने जो रिएक्टेंट लिए थे कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, इनका रिएक्शंस हुआ यहाँ पर, ठीक है, और उसके परिणाम स्वरूप कैल्शियम सल्फेट बना, न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, एंड सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ, मतलब केमिकल चेंज हुआ, ठीक है, लेकिन हमने यह ऑब्जर्व किया कि देयर इज नो चेंज इन द वेट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है। जो भी यहाँ पे हमने जो ये क्या है, ये रिएक्टेंट है, इसको बोलेंगे रिएक्टेंट, और ये है प्रोडक्ट। तो वेट दोनों का, प्रोडक्ट का और रिएक्शंस का वेट कैसा रहा, कैसा हुआ, चेंज हुआ, बट कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस इज चेंज। दोनों का कंपोजिशन देखो, यहाँ पर क्या था, कैल्शियम क्लोराइड था, यहाँ पर सोडियम सल्फेट था, उसकी जगह यहाँ पर जब रिएक्शन हुआ तो कैल्शियम सल्फेट बन गया और सोडियम क्लोराइड बन गया, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ, लेकिन उसका जो वेट है वो कैसा रहा, सेम रहा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। अब इसके लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मेटल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मेटल, ठीक है। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मेटल क्या कहता है कि द मास ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंसेस एंड मास ऑफ द फॉर्म सब्सटेंस। तो देखिए, अब देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मेटल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मेटल, ठीक है। मतलब अभी हमने जो प्रैक्टिकल किए जिसमें रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का वेट जो था कैसा था, सेम था, ठीक है। दैट द ओरिजिनल मेटल एंड मास ऑफ ओरिजिनल मेटल एंड मास ऑफ न्यूली फॉर्म मेटल इज इक्वल। जैसे हमने प्रैक्टिस किए थे अभी, तो ओरिजिनल जो मेटल जो था और रिएक्शन होने के बाद जो मेटल बना, जो सब्सटेंस बना, उनका वेट कैसा था, सेम था, ठीक है। तो उसके ऊपर से एक साइंटिस्ट 1785 फ्रेंच साइंटिस्ट एंटोनी लेवोइसियर, इस साइंटिस्ट ने इन्फर दैट देयर इज नो ड्रॉप और राइज the weight of product and reactants. The reactants का weight, product का weight मतलब राइज हुआ ना ड्रॉप हुआ, ना कम हुआ ना ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो इसने क्या काम किया, इसने बताया कि इन द केमिकल रिएक्शंस द वेट ऑफ रिएक्टेंट and weight of product after the chemical reaction is equal, that is same, ठीक है। तो that is called law of conservation of metal। उसी को क्या कह दिया गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मेटल कहा गया, ठीक है। अब उसके बाद में रिएक्शन होने से पहले जो वेट रहेगा, ठीक है, कंपोजिशन का, और रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट निकलेगा, तो दोनों का वेट कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन,
लॉ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इस साइंटिस्ट का नाम है प्रूस्ट। In 1794, J.L. Proust proposed the new law, that law is called as law of constant proportion. इसमें क्या कहा गया है? The proportion by weight of constituent element is fixed. यानी जो constituent elements है, उस constituent elements का वेट किसी भी सैंपल या किसी भी मेटर का वो कैसा होता है? फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर में कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो 9 ग्राम ऑफ वाटर, 9 ग्राम यदि वाटर है तो इसमें 1:8 इसका प्रोपोर्शन रहेगा वेट, ठीक है। इसका प्रोपोर्शन क्या रहेगा? 1:8, मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन, तब मिलके कहीं 9 ग्राम H2O बने, ठीक है। तो इसका जो प्रोपोर्शन होता है कैसा होता है? वो फिक्स होता है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन एंड ऑक्सीजन इज द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अब इसमें मान के 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, इस 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम्स कार्बन और 32 ग्राम्स ऑक्सीजन है, ठीक है। अब इसका अगर रेशियो बना है, इसको भाग दिया जाए 4 से तो आएगा 3, और इसको यहाँ 4 से भाग दिया तो कितना आएगा? 8। मतलब इसका प्रोपोर्शन क्या होगा? 3:8, मतलब 3 ग्राम्स कार्बन और 8 ग्राम्स, ये 3 भाग कार्बन का और 8 भाग ऑक्सीजन का, ऐसे मिला के ये कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्स्ड प्रोपोर्शन बन जाए, ठीक है। अब देखते हैं एटम्स के बारे में। एटम्स एंड साइज ऑफ एटम्स का साइज, ठीक है। ये 2 चीज पढ़ेंगे। एटम्स में क्या होता है कि एक न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन के ऊपर प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन है इज न्यूट्रल, दैट इज देयर इज नो चार्ज, ठीक है। इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट देयर इज द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट। डिफरेंट ऑर्बिट में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एटम्स के बारे में, ठीक। और इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, देयरफॉर द एटम्स इज न्यूट्रल। दोनों के नंबर्स सेम होने की वजह से वो क्या कहलाता है? न्यूट्रल कहलाता है, ठीक है। न्यूट्रल मीन्स प्रोटॉन की संख्या और प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसलिए वो एटम्स कैसा हो जाता है? न्यूट्रल होता है, ठीक है। और साइज और दूसरी बात, द एटम्स आर सीन ओनली बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या न्यूली मॉडर्न में उसको देखकर इनविजिबल है वो, उसको हम अगर देखना चाहें तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उसको देख सकते हैं, या तो फिर फील्ड आयन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग ट्यूनेरिंग माइक्रोस्कोप हैव द कैपेसिटी टू एनलार्ज द एटम्स। इन इंस्ट्रूमेंट में एटम्स को एनलार्ज करने की कैपेसिटी होती है। बाकी इससे हम
एटम्स को देख नहीं सकते। ठीक है, अब देखते हैं एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस मीन्स एटॉमिक रेडियस साइज मतलब रेडियस। Atomic radius is the distance between the nucleus of atoms and last orbit of electron orbit। ठीक है, जो लास्ट वाली जो ऑर्बिट होती है वहां से लेके तो न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस मतलब एटॉमिक रेडियस कहलाता है। मान लो न्यूक्लियस है, इसके बाद में एक ऑर्बिट है लास्ट ऑर्बिट, तो जो यहाँ दो ऑर्बिट है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो कहलाएगा एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड लास्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो लास्ट वाली ऑर्बिट होती है उसका रेडियस मतलब क्या डिस्टेंस कराएगा। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द रेडियस ऑफ एटम्स इज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। यानी जितनी ज़्यादा उसमें ऑर्बिट होगा उतना ही उसका क्या होगा, एटॉमिक रेडियस होगा। ठीक है, भाई देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से पहली ऑर्बिट तक का इसका रेडियस थोड़ा कम होगा, फिर अगर ऑर्बिट बढ़ती है तो फिर उसका एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से अगर तीसरी ऑर्बिट यहाँ पे दे दिया जाए तो फिर से उसकी रेडियस बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं द एटॉमिक रेडियस इज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिट्स। लेकिन समटाइम्स कैसा होता है कि जिसमें कभी कभी एटॉमिक रेडियस जो है वो कैसी होती है, सेम होती है। तो किसकी रेडियस ज़्यादा होगी? तो ऐसे समय में जिसमें दो एटम्स का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन एटॉमिक रेडियस इज लेस। ठीक है, अगर एटॉमिक रेडियस जो है अगर कम है, सॉरी इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी है, ज़्यादा है, तो ऐसे समय में उसकी रेडियस कैसी होगी, कम। ठीक है, और अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैग्नीशियम, हाँ मैग्नीशियम इज स्मॉलर देन द सोडियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। ठीक है, न्यूक्लियस इसकी पहली ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, बचे कितने हैं, 2 लास्ट ऑर्बिट में। उसी प्रकार से सोडियम से इसका कंपैरिजन करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 12। सोडियम का करते हैं कंपैरिजन, ये न्यूक्लियस 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसमें बचा कितना, यहाँ पे बहुत 11 है इसका, तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों में से एटॉमिक साइज ऑफ ये मैग्नीशियम का है Mg और इसका है सोडियम का। तो एटॉमिक साइज एटॉमिक रेडियस इज लेस देन सोडियम। ठीक है, इसकी मैग्नीशियम की रेडियस कैसे होगी, कम होगी, किसकी तुलना में, सोडियम की तुलना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एटॉमिक साइज पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, अगले वीडियो पढ़ेंगे एटॉमिक मास।